Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be very fine and in best of your physical and mental health. Again, आपको दुआ की वजह पता है. आज एक ट्रिकी टॉपिक है, समझना है हम लोगों को, और इसके लिए ज़ाहिर है हमें दुआ करनी पड़ेगी. दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. और आज जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द टेस्ट क्रॉस. आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस, इसको समझाने के लिए मैं हस्बे आदत एक प्रीवियस क्रॉस का सहारा लूँगा, या मुमकिन है कि प्रीवियस फॉर्मेट का सहारा लूँगा, लेकिन मैं ट्रेट नया लेता हूँ आज एक, ताकि आपको बात समझ आ जाए. फर्ज कर लेते हैं कि हम लोग पॉड शेप की बात करते हैं आज, और अगर हम पॉड शेप की बात करेंगे तो हमारे पास पॉड्स की दो शेप थी. एक का नाम क्या था? कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. और इसके मुकाबले भी कौन सी पॉड थी? इन्फ्लेटेड पॉड. इन्फ्लेटेड पॉड. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड. तो राइट आंसर हम लिख रहे हैं इसकी फिनोटाइप. एग्जैक्टली, इट इज अ फिनोटाइप. कौन बताएगा आप में से कि ये फिनोटाइप किस चीज की है? तो ये है P1 की. इट इज द फिनोटाइप ऑफ P1 बिकॉज कि मैं इन दो पॉड्स को जेनेटिक स्टडी के लिए फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूं. तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन और P1. और P1 की अपीयरेंस कैसी है? कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड. अगर ड्रॉ किया जाए तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कैसी होती है? इस तरह की. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की. और इसके अंदर आपको बीज जो हैं बड़े सेहतमंद और इसके अंदर फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं, इस तरह से, समथिंग लाइक इट. तो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. और इसकी निस्बत ये जो मेरे पास एक पॉड है, दैट इज समथिंग लाइक इट. और मैंने आपको बोला था कि जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको एक ब्लास्टिंग साउंड आएगी. राइट. तो ये शेप कहलाती है हवा भरी हुई फली या इन्फ्लेटेड पॉड. मैं इन दो को क्रॉस करने वाला हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसका जीनोटाइप. लिखते हैं जीनोटाइप. मैंने क्या बोला था लिखने का तरीका? कि पहला ट्रेट मींस जो लेफ्ट पे लिखा जाता है, इट इज डोमिनेंट. तो डोमिनेंट का पहला वर्ड लिखेंगे और इसे दो मरतबा लिखेंगे, बिकॉज कि मेंडल ने सबसे पहले इनकी प्योर ब्रीड बनाई थी. तो कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. तो कॉमन सेंस इसी का लोअर केस लेटर क्या कहलाएगी? इसकी रिसेसिव ट्रेट मीन्स स्मॉल सी एंड इट विल रिप्रेजेंट इन्फ्लेटेड. स्मॉल सी फॉर इन्फ्लेटेड एंड कैपिटल सी फॉर कॉन्स्ट्रिक्टेड. तो ये मैंने क्या लिखा? वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट. ये मैंने लिखी है इस P1 की जीनोटाइप. इट इज द जीनोटाइप ऑफ P1. अब क्या करोगे? गैमेट्स बनाओगे. तो वी आर गोइंग टू मेक द गैमेट्स ऑफ P1. Gamete is a cell having half number of chromosome identified by the presence of circle. तो क्या लिखेंगे? कैपिटल C सर्कल और स्मॉल c सर्कल. राइट. तो ये बन गए गैमेट्स. क्या करोगी? दरम्यान में क्रॉस का साइन डाल रहे हो, इसका मतलब है कि उनकी मैरिज लाइन है, और इसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इट विल बी कैपिटल C स्मॉल c. ये क्या है? ये F1 है. ये जनरेशन है. जैसे मैंने P1 के बाहर सर्कल नहीं लगाया था, वो जनरेशन थी, ऐसे ही F1 के बाहर सर्कल नहीं लगाना, क्योंकि जनरेशन है. अब क्या करोगे आप लोग कि आप लोग F1 को F1 से क्रॉस कराने से पहले रिजल्ट लिखोगे. क्या लिखोगे? रिजल्ट किसका? F1 का लिखेंगे. नो प्रॉब्लम एट ऑल. रिजल्ट ऑफ F1. वेरी सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है. आप लिखेंगे पहले
हस्बे आदत फिनोटाइप। तो जब आपने फिनोटाइप का रिजल्ट लिखा तो क्या बोलोगे कि ये एक तरह के बन रहे हैं, चाहे ये मेरे पास 1000 फली है, चाहे ये 10 फलियां हैं, चाहे ये लाख फलियां हैं, सारी की सारी एक ही तरह की हैं। तो मैं लिखूंगा कि फिनोटाइप इज 100% कैसी, कैपिटल सी। कैपिटल सी किसके लिए था? कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए। लिखेंगे 100% कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स। ये क्या है? ये F1 की फिनोटाइप है। अब हम क्या लिखेंगे? F1 की जीनोटाइप। तो लिखते हैं 100% क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है। क्यों कॉन्स्ट्रिक्टेड है? बिकॉज के इसके पास कैपिटल C है और कैपिटल C इज डोमिनेंट ओवर, कैपिटल C इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल c। तो फिर जाहिर है कैपिटल C अपने आप को शो करेगा, स्मॉल c अपने आप को शो नहीं करेगा। तो ये कहलाएगी कॉन्स्ट्रिक्टेड। और ये कैसी थी? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करवा पाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ही नजर आएंगी। लेकिन तो क्या ये दोनों जीन या एलेल्स एक जैसे हैं? तो आंसर इज नो। तो क्या होगा? अगर जीन्स या एलील डिफरेंट हो तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। तो लिखेंगे हम लोग 100% हेट्रोजाइगस, 100% हेट्रोजाइगस कॉन्स्ट्रिक्टेड। इट इज द phenotypic result, sorry, genotypic result of F1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और F1 का F1 से क्रॉस कराएंगे। व्हाट इज बेसिकली F1? कैपिटल सी स्मॉल सी। तो लिखेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी इनटू कैपिटल सी स्मॉल सी, लाइन लगाएंगे, लिखेंगे F1 इनटू F1। आपको याद होगा मैंने बोला था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे, आपके आंसर में ब्यूटी भी आएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगी। और फिर आपको याद होगा मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि अगर दोनों एलील्स सेम हों तो हम एक मतवा लिखेंगे, लेकिन अगर दोनों एलील्स डिफरेंट हुए तो जब मायोसिस होगी तो एक सेल में कैपिटल सी जाएगा और दूसरे सेल में स्मॉल सी जाएगा। अब चूंकि दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को डिफरेंट लिखना ज़रूरी है। तो लिख रहे हैं कैपिटल सी सर्कल, स्मॉल सी सर्कल, कैपिटल सी सर्कल और स्मॉल सी सर्कल। तो ये क्या बन जाएंगे? दीज आर द गैमेट्स ऑफ F1। ये F1 के गैमेट्स। फिर हम क्या करेंगे? जाहिर है अगर गैमेट्स बन गए उनको मिलने का मौका प्रोवाइड करेंगे। तो जब कैपिटल सी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल सी। लेकिन जब ये वाला 1:2 से मिलेगा, ये वाला 1:2 से मिलेगा तो कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आएगा। फिर जब 2:1 से मिलेगा तो भी कैपिटल सी स्मॉल सी आएगा। समझाया था, अदब करने वाले लोग हैं हमेशा पहले बड़े को जगह देते हैं, तो कैपिटल सी पहले लिखा है और स्मॉल सी बाद में लिखा है। हालांकि स्मॉल सी कैपिटल सी लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा। लास्ट वन इज दिस वन, दैट इज द स्मॉल सी, राइट। तो ये मेरे पास सारी की सारी जनरेशन क्या आ गई? F2। What is F1? Progeny of P1. What is F2? Progeny of F1, राइट। रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट लिखेंगे आप लोगों के लिए वेरी सिंपल। आपको पता है कि इसमें 3 जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड आएंगे, 3 आएंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड और 1 आएगी इन्फ्लेटेड। टाइम ज़ाया नहीं करते हैं बिकॉज कि ये क्यों आ रहा है, रिजल्ट आपको डिस्कस किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिटेल से पढ़ाते हुए। मैंने ये सारा पापड़ क्यों बेला है, मैंने ये सारी बात दोबारा रिवाइज क्यों की है? बिकॉज कि हम बेसिकली टेस्ट क्रॉस को करवाने की रीजनिंग या लॉजिक अंडरस्टैंड कर सकते हो। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिज्म कैसा नजर आ रहा है मुझे? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म। ये कैसा है? ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, राइट। और अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो F1 में ऑब्टेन हुआ था, तो वो भी कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट। कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। मेंडल को 2 बातें पता थी। पहली बात कि ये जो ऑर्गेनिज्म मैं करवा रहा हूं F1 में टेस्ट क्रॉस के यूज कर रहा हूं, ये प्योर ब्रीड है। आपको याद है मैंने बोला था कि मेंडल की कामयाबी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी? उसका सब्र। उसने सबसे पहले बहुत सी जनरेशन में सेल्फ क्रॉस करा के
प्योर ब्रीड प्रोड्यूस की, उसे इस बात का पता था कि ये प्योर ब्रीड है। ही वॉज ऑफ द व्यू कि इसके पास दोनों एलील्स सेम हैं, कैपिटल सी, राइट। उसे ये वाली बात भी पता है कि जब मैंने इसको क्रॉस कराया है तो उसके रिसेसिव ट्रेट से कराया है, स्मॉल सी, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली कैपिटल सी और स्मॉल सी को इकट्ठा होना चाहिए, राइट। पुराने लोग क्या बोलते थे कि अगर कैपिटल सी स्मॉल सी इकट्ठा होगा तो ये दो जीन्स आपस में क्या करेंगी, दो अलीज आपस में करेंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो ब्लेंड होने के बाद बेसिकली यहां पे इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन मेंडल के केस में या मेंडल के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है कि जब हम लोगों ने एक्सिलरी और एपिकल का क्रॉस कराया था तो कैपिटल ए स्मॉल ए प्रोड्यूस हुआ था। जब हमने टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हुआ था। ये मैं प्रीवियस क्रॉसेस की बात कर रहा हूं। तो इस वाले केस में जितने ऑर्गेनिज्म थे सबके फ्लावर एपिकल थे और सब टॉल थे। क्या अजीब सी बात हो रही थी, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है तो सारे के सारे कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, कोई भी मुझे इन्फ्लेटेड नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे शायद ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रही। बड़ी अजीब सी बात थी कि अगर आप लोग अपनी एनिमल किंगडम में या अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर ब्लेंडिंग नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे को देखें तो उसमें बहुत से फीचर्स फादर वाले होते हैं और बहुत से फीचर्स मदर्स वाले होते हैं, ठीक है। तो एक जो बच्चा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फादर और मदर का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड होता है। उनके जो इंसेस्टर्स थे मेंडल के, उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होती है, जीन्स आपस में एक दूसरे के अंदर मिल के क्या कर सकते हैं, अफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं या उसका इंटरमीडिएट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मेंडल के सारे ट्रेड्स में ऐसा नहीं हुआ। अब मेंडल इस सोच में पड़ गया है क्या कि क्या ये वाला टॉल और ये वाला टॉल, या ये वाला एपिकल और ये वाला एपिकल, या ये वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड और ये वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या एक जैसे हैं, या इन दोनों में कोई फर्क है। बिकॉज एक बात मेंडल को क्लियर कट पता थी कि ये क्या है, ट्रू ब्रीड, और ये क्या है, एक हाइब्रिड। अब सवाल ये था कि दो अपेरेंटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड के दरमियान में या दो एपिकल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में या दो टॉल प्लांट्स में कैसे फर्क किया जाए। आपको मेंडल की प्रॉब्लम समझ आ रही है। P1 का टॉल और F1 का टॉल कैसे फर्क करूं, राइट। सिमिलरली P1 का एपिकल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट और F1 का एपिकल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, सिमिलरली P1 की कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड और F1 की कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड अपेरेंटली दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसे ये बात पता है कि इसमें से एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है। कैसे फर्क करूं, इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब आपने एक शेर सुन रखा होगा कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूं। लेकिन आपने ये शेर जरूर सुन रखा होगा, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पे अया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अब इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के बाज़ राज़ों को अनलॉक कर सकते हैं। वी कैन अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, और यही सीक्रेट अल्लाह ताला अपने साइंसदानों के ऊपर भी एटलीस्ट मेटेरियलिस्टिक टर्म में अया करता रहता है। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जॉन ग्रेगर मेंडल के ऊपर किसी एक हिडन जीन को ढूंढने का कौन सा तरीका अफशा किया। इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्हाइट बोर्ड पर। तो पहले शेर में मैंने आपसे बोला था कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलानियां जाने हूं। तो जाहिर है बीइंग साइंटिस्ट हम दिल के अंदर क्या वो तो जान नहीं सकते, लेकिन हम अल्लाह ताला की कुछ सीक्रेट्स को अपनी आंखों पे अया ज़रूर कर सकते हैं और खुदा के राज़दां ज़रूर बन सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर एक राज को कि आखिर दो अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म अगर बिल्कुल एक जैसे हों तो मैं इन दोनों में फ़र्क कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने जॉन ग्रेगर मेंडल के दिल में क्या बात डाली, डेफिनेटली यू मस्ट कैरी आउट अ टेस्ट क्रॉस। आइए देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सो लुक एट दिस, कि टेस्ट क्रॉस
कि टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस between apparently का मतलब होता है स्टूडेंट्स बज़ाहिर का मतलब है जाहिरी तौर पे, बिटवीन apparently dominant organisms with, अब किसके साथ करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, with a homozygous recessive organism. राइट भाई, क्यों करवा रहा हूं मैं एक अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का क्रॉस उसी के रिसेसिव से क्यों करवा रहा हूं? इसका मतलब ये कि मैंने यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज मिस कर दिया है, और वो लफ्ज क्या है? विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास टॉल ऑर्गेनिज्म है तो उसी का रिसेसिव ट्रेट मीन ड्वार्फ लेंगे। अगर मैं एपिकल ट्रेट को स्टडी कर रहा हूं तो उसका रिसेसिव क्या होगा? एक एक्सिलरी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। सिमिलरली अगर मैं कॉन्स्टिट्यूट को स्टडी कर रहा हूं तो उसका होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? एक इन्फ्लेटेड पॉड वाला प्लांट। बात समझ आई? इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इट्स, और उसको मैं बोल्ड भी लिखा हुआ है और मैं उसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, उसको मैं स्टार भी कर देता हूं कि जाहिर है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। with its homozygous organism, why we want to do it with its recessive organism? To find its homozygosity or heterozygosity राइट। क्रॉस कराएंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी। क्रॉस कराते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक क्या है? होमोजाइगस। फर्ज कर लेता हूं कि ये एक होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। मुझे दो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, उनमें से ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल एक्स और एक ऑर्गेनिज्म है वाई। राइट, मुझे ये पता है कि इनमें से एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है। मुझे पता नहीं है कि एक्स होमोजाइगस है या वाई होमोजाइगस है। मेरी भी वही प्रॉब्लम है जो जॉन ग्रेगर मेडल की प्रॉब्लम थी कि ये ऑर्गेनिज्म भी टॉल है जो P1 से आया है, ये ऑर्गेनिज्म भी टॉल है जो F से आया है, या ये ऑर्गेनिज्म भी एपिकल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, या ये भी एपिकल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, लेकिन ये आया था P1 से, ये आया है F1 से। ठीक, तो मुझे पता नहीं है, मेडल को पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा होमोजाइगस है, तो उससे क्या किया? इसको क्रॉस कराया। फर्ज कर लेते हैं कि मैं पहले ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा हूं, सपोज ही इज होमोजाइगस। तो जब मैं ऐसा क्रॉस कराऊंगा उसी के रिसेसिव से, तो क्या कंडीशन होगी मेरे पास? फर्ज कर लेते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कैपिटल सी को, तो उसका रिसेसिव क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। ये क्या है? P1। गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल सी सर्कल, स्मॉल सी सर्कल, लिखेंगे प्रॉपर कि ये गैमेट्स हैं किसके? P1 के। मिलाएंगे इसको, कैपिटल सी स्मॉल सी हासिल होगा, जाहिर है ये उसकी F1 कहलाएगी। तो पता ये चला कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होमोजाइगस होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होमोजाइगस होगा, जब हम उसको उसी के रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो उसके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग, उसके सारे के सारे बच्चे, उसकी अगली सारी की सारी नस्ल अपेरेंटली किस जैसी होगी? उसी जैसी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा? होमोजाइगस। चलिए
इसको किसी और वे से डिजाइन बात करते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमेशा अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे दिया गया था वाई, वो हमेशा अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा था, तो मैं बेट लगा सकता हूं कि ये जो वाई ऑर्गेनिज्म है इट इज होमोजाइगस, बिकॉज कि वाई इज प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। इसका मतलब है मुझे टेस्ट के रिजल्ट से पता चला है। देखते हैं कि दूसरे केस में क्या होता है। लुक एट दिस। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेट्रोजाइगस है और इसमें जेनेटिक मेकअप क्या होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी। तो जब मैंने कैपिटल सी को स्मॉल सी से क्रॉस कराया, याद करें मैंने क्या बोला था कि मैंने अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराना है विद इट्स होमोजाइगस। ये भी डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया है। ये भी अपेरेंटली डोमिनेंट है, उसका होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया है। तो ये क्या कहलाएगी? मेरे पास P1, राइट। गैमेट्स बनाएंगे, इसके दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल सी सर्कल, स्मॉल सी सर्कल, और यहाँ पे सारे स्मॉल सी सर्कल लिखेंगे आप लोग कि ये P1 के गैमेट्स हैं। तो जब आप लोग इन दोनों को मिलाओगे तो अब दो तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज कि कैपिटल सी स्मॉल सी से भी मिल सकता है और ये वाला स्मॉल सी भी स्मॉल सी से मिल सकता है। तो क्या बनेगा? कैपिटल सी स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल सी, राइट। तो 50% ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड वाले, और 50% यहाँ पे कैसे हैं? इन्फ्लेटेड पॉड वाले। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस हुआ और हमने उसको टेस्ट क्रॉस से गुजारा, यानी कि जब मैंने उसको क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव से और उससे दो तरह के बेबीज प्रोड्यूस हुए, दो तरह के बच्चे पैदा हुए, बीन्स, आधे उस जैसे और आधे रिसेसिव जैसे, तो भाई कॉमन सेंस की बात यह है कि ये ऑर्गेनिज्म प्योर ब्रीड नहीं था। अगर मैं थोड़ी सी पंजाबी इस्तेमाल करूं और आप मुझे दें तो ये ऑर्गेनिज्म था कुन्ना। क्या होता है? जो ऊपर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो, यानी कि इसके अंदर एक रिसेसिव जीन छुपा बैठा हुआ था। आपको याद है मेंडल ने क्या कहा था कि गैमेट्स F1 के गैमेट्स बनते हुए क्या हो जाएंगे? तो अलील्स F1 के गैमेट्स बनते हुए क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पे सेपरेट हो गया। तो जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से मिला तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि रिसेसिव जीन हमेशा अपने आप को पेयर्ड फॉर्म में ही जाहिर करवा सकते हैं। तो ये छुपा हुआ जीन इससे मिलने के बाद क्या हो गया? अया हो गया। वो कहते हैं ना कि इख्तियारात मिलने पे लोग बदलते नहीं, अया हो जाते। तो यही बात यहां पर है कि जब इस पर्टिकुलर जीन को अपने जैसा जीन मिला तो वो अपीयर हो गया। तो पता ये चला कि अगर दोबारा से आखिरी बात कंक्लूड कर रहे हैं तो पता ये चला कि अगर एक ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करेगा, किससे? होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस के रिजल्ट में, तो वो होगा होमोजाइगस। लेकिन अगर वो वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा 50% अपने जैसे और 50% रिसेसिव जैसे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक रिसेसिव जीन का कैरियर था। गैमेट्स बनते हुए वो जीन इंडिपेंडेंट हो गया, वो इंडिपेंडेंटली रिसेसिव अलील से ही मिला और वो अपीयर हो गए, राइट। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। दोबारा से बोलते हैं कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को उसी के रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं और अगर उससे सारे ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट जैसे पैदा हों तो वो ऑर्गेनिज्म होगा होमोजाइगस, और अगर आधे डोमिनेंट जैसे हुए और आधे रिसेसिव हुए तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो साबित ये हुआ कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन अपेरेंटली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव टू फाइंड इट्स होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। आपको याद होगा, चलिए अगली बात अगले बोर्ड पे करते हैं।
आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले लेक्चर में आपको एक थिंक पॉइंट पे छोड़ गया था। मैंने ये बोला था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो ब्लैक ऑर्गेनिज्म के यहाँ एक वाइट बेबी प्रोड्यूस हो जाए। देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। फिर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और छोड़ा था कि क्या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका ब्लड ग्रुप ए हो और उसकी ज़ौजा मोहतरमा का ब्लड ग्रुप बी हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उनके यहाँ एक ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस हो जाए। तो इस की को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक ब्लैक ऑर्गेनिज्म है, राइट, और ये फॉर एग्जांपल मेल है और ये उनकी ज़ौजा मोहतरमा है, ये भी ब्लैक है, और इनका जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वाइट, और आप उसे बोल सकते हो फेयर, आप इसे फेयर भी कह सकते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का विजन तक डेवलप हो चुका होगा। आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है अगर ये कुन्ने का मतलब मैंने क्या बोला था अभी, हेट्रोजाइगस हुए। अगर इनके अंदर, अगर इसके पास बी और इसके पास भी किसी तरीके से फेयरनेस का जीन या वाइट होने का जीन छुपा बैठा हुआ, तो वो यहां से भी अपेयर हो सकता है और यहां से भी अपेयर होके इकट्ठा हो सकता है और फेयर बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। इसको हम आप लोगों को क्रॉस से समझाते हैं। लुक एट दिस, ये ब्लैक ऑर्गेनिज्म अगर हुआ हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये मोहतरमा भी हुई हेट्रोजाइगस बीन कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं उसकी जीनोटाइप, और ऊपर मैंने क्या लिखा था, फिनोटाइप। ठीक है, चूंकि मैं इसको स्टडी कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कहलाएंगे P1 और ये भी कहलाएंगे P1, राइट। अब देखिए कि जब हम इससे गैमेट्स बनाएंगे, यू नो देयर इज अ सेट प्रोटोकॉल, देयर इज अ सेट डिसिप्लिन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो गैमेट्स बनाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी इधर आ जाएगा और स्मॉल बी इस सेल में चला जाएगा। सिमिलरली कैपिटल बी इस सेल में जाएगा और स्मॉल बी इस सेल में जाएगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बताया था कि एक वक्त में एक एक प्रोड्यूस होता है और हजारों लाखों स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर इस तरफ से एक ऐसा एग रिलीज हुआ जिसके अंदर स्मॉल बी था, मीन टू से कि फर्टिलाइजेशन में इस सेल ने रोल प्ले किया, इस सेल ने रोल प्ले नहीं किया, तो इस दफा जब फर्टिलाइजेशन हुई तो स्मॉल बी सिलेक्ट हुआ और यहां पर इस मेल ऑर्गेनिज्म ने कौन सा स्पर्म प्रोवाइड किया, स्मॉल बी वाला। तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में ये वाला स्पर्म इस वाले एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज, और एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इट विल बी द वाइट और फेयर, वट एवर यू वांट टू से। तो साबित हुआ कि दो ब्लैक ऑर्गेनिज्म के यहां भी एक वाइट या फेयर कलर वाला बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चांस और having the recessive gene। पहली बात है कि उनके पास रिसेसिव जीन हो और दूसरा बात है कि ये चांस मिले कि वो दो रिसेसिव जीन आपस में इकट्ठे हो जाए। तो आमतौर पर जेनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और चांस। तो देखें कि 25% चांस है, 25% चांस है कि इस ब्लैक कपल के यहाँ एक फेयर बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, और 70% चांस ये है, आपने पढ़ा है रेशो 3:1, आप पढ़ लिखे बच्चे हैं, फिर भी लिखते हैं कि यहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं कैपिटल बी, यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ प्रोड्यूस होता है स्मॉल बी कैपिटल बी, मीन्स वही कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड देन स्मॉल बी। तो 75% चांस है और 3/4% चांस है कि यहाँ ब्लैक बेबी प्रोड्यूस होगा। लेकिन डोंट ओवरलुक और फॉरगेट क्या 25% चांस किस चीज का, ऑफ हैविंग द फेयर बेबी। तो बिल्कुल एक ब्लैक कपल के यहाँ एक वाइट बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, ऑल्दो इट्स चांसेस आर 25%। फिर हमने बोला था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक फादर है, राइट, फादर, और उसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए है, और एक मदर है, उनका ब्लड ग्रुप बी है, राइट।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनके यहाँ एक ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जिसका ब्लड ग्रुप O हो? तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ तो A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, तो O कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास यहाँ पर भी हेट्रोजाइगोसिटी ही मेन कॉज होगी। यानी कि अगर ये वन ऑर्गेनिज्म A ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ यहाँ पे AO, राइट, यानी कि इस फादर या मदर में से एक का ब्लड ग्रुप था A और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या था O, तो ऑर्गेनिज्म कैसा प्रोड्यूस हो गया? AO। सिमिलरली जो इनकी जोजा मोहतरमा है, अगर वो भी हेट्रोजाइगस हुई, मीन टू से कि वो भी BO हुई, तो क्या हो सकता है? अगेन व्हाट आर द चांसेस देखते हैं। बनाएंगे इनके गैमेट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे? दो किस्म के गैमेट्स यहाँ बनेंगे, A सर्कल O सर्कल। यहाँ भी दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल B सर्कल एंड O सर्कल, राइट। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पहले हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ब्लड ग्रुप AB हो जाए, AB ब्लड ग्रुप। इस कपल के यहाँ 25% चांस ये है कि AB ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस हो। फिर तो हमारे पास 25% चांस ये है कि ब्लड ग्रुप AO हो जाए, मींस कि बेबी का ब्लड ग्रुप भी वही हो जो फादर का ब्लड ग्रुप था। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चांस हो जाए, दिस वन ब्लड ग्रुप हो जाए BO, यानी कि बेबी का ब्लड ग्रुप मदर जैसा हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप ना फादर जैसा हो ना मदर जैसा हो, बल्कि वो O ब्लड ग्रुप हो जाए। लुक एट दिस, राइट। तो ऑल दो देर आर ओनली 25% चांसेस, लेकिन ये 25% चांसेस नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत ज्यादा चांस है कि इस पर्टिकुलर A और B ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट के यहाँ O ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस हो जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। इसी पर्टिकुलर चीज को हम पनेट स्क्वायर से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस सिर्फ मेथड को सिखाने के लिए हम लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे मूव करते हैं। मैंने आपको बोला भाई स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों के पास दोनों ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस हों तो हमारे पास 4 किस्म के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने बोला कि अगर मैं कैपिटल T स्मॉल t को कैपिटल T स्मॉल t से क्रॉस कराऊं, दैट वाज समथिंग लाइक F1 इनटू F1 ऑफ द वेरी फर्स्ट क्रॉस दैट वी डिड। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल T स्मॉल t और फिर यहाँ पर भी कैपिटल T स्मॉल t, राइट। हम पहले इसको कैसे लिखते रहे हैं कि हम 1 को 1 से मिलाते थे, फिर हम इसी 1 को 2 से मिलाते थे और 2 के नीचे लिखते थे। फिर हम क्या करते थे कि हम लोग 2 को 1 से मिलाते थे और 3 के नीचे लिखते थे, राइट। फिर हम लोग 2 को 2 से मिलाते थे और 4 नीचे लिखते थे। ये वाला तरीका बताया था, ये प्रोटोकॉल बताया था। लेकिन इसमें लाइंस चूंकि एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हमने एक पनेट स्क्वायर का मेथड भी डिजाइन किया, पनेट स्क्वायर मेथड। इसका मतलब क्या होगा? आप अब 4 चेंबर्स बना लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे एक, समथिंग लाइक इट ऐसा, और उसके आप 4 चेंबर्स बना लेंगे समथिंग लाइक इट, राइट। और एक गैमेट, एक पेरेंट का गैमेट लिखोगे आप अलोंग एक्स एक्सेस और दूसरे पेरेंट के गैमेट लिखोगे अलोंग वाई एक्सेस, लेकिन आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल पहला गैमेट क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, तो लिख रहा हूं मैं कैपिटल T स्मॉल t। कहां से स्टार्ट किया हुआ? इस पॉइंट से, ये 0 पॉइंट ये है, ये, राइट। यहां से हम अलोंग एक्सेस लिख रहे हैं, पहले कैपिटल T देन स्मॉल t, राइट। और दूसरे पेरेंट के गैमेट कौन से हैं? अगेन वो भी कैपिटल T स्मॉल t, तो लिख रहा हूं कैपिटल T स्मॉल t, राइट। अब बहुत सिंपल सी बात है, यही मेंडल का बेसिकली प्रिंसिपल भी था कि वो हमेशा अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखता था, बिकॉज ही हैड गॉट अ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल बेस। तो कैपिटल T पहले 1 को 1 से मिला रहे हो तो क्या बनेगा? कैपिटल T, राइट। देन 1 को 2 से मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
कैपिटल टी देन स्मॉल टी, राइट। फिर हम 2 को 1 से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। फिर आप क्या करोगे, 2 को 2 से मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी, राइट। तो कहने का मकसद मेरे पास ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि अब भी मेरे पास 4 ही प्रोडक्ट्स बनी है जैसे कि यहाँ बनी थी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी, वही बनी थी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, डाटा को शो करने की बात करूं, तो परहैप्स दिस पनेट स्क्वायर मेथड इज मोर बेटर एंड एरर फ्री एज कंपेयर टू दीज ओवरलैपिंग लाइंस। यहां से भी मुझे 4 ही प्रोडक्ट बने हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इन सब के बाहर यहां पे लिखा था ब्रैकेट के बाहर क्या, F2। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे F2, राइट। तो ये जो मेथड है इट वाज बेसिकली यूज्ड एंड प्रपोज्ड बाय द मेंडल। लेकिन बहरहाल आज की बात का हासिल क्या है कि हम किसी भी छुपी हुई जीन को, हिडन एलील को उसके होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा के उसे पेयर करवा के उसे पेयर फॉर्म में जाहिर करवा के क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और हम कुदरत के राज को जान सकते हैं कि जीन उसमें छुपा बैठा है या नहीं। दिस इज द बेसिकल आर्टिकल दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कुछ वैसे ही निगाह बीना अता करे, कुछ वैसे ही आंखें अता करें दैट मे बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इस दुआ के साथ कि आप अपने पेरेंट्स का और ज़ाहिर है हमारा भी बहुत ख्याल रखने में कामयाब हो, और जब कभी दुआ करें हमारे लिए भी दुआ करें। आई वॉन्ट टू से यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।